हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस टेंशन का टॉपिक चालू कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर में काफ़ी सारे आपके वीडियोस बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन के ऊपर में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, उस पर हम लोग सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन के बारे में ही रहेगा। तो सरफेस टेंशन होता क्या है? आपने अपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी जो फ्लूइड है, जैसे कि मान लीजिए कि पानी अगर ले लेते हैं आप, ठीक है, तो उस पानी पे अगर आप कोई चीज़ ऐसे फेंकेंगे तो वो पहले सरफेस पे पड़ेगा और सरफेस पे अब डिपेंड करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है आप फेंक रहे हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर समझ लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि एक प्लेट लेता हूँ और वो रेक्टेंगल शेप में है और उसको अगर मैं सरफेस पे ऐसे फेंकूं तो वो तुरंत अंदर डीप नहीं हो जाता है। देखेंगे आप उसको कि पहले वो स्लाइटली उस जगह सरफेस पे ऐसे अटका रहेगा और अगर सरफेस टेंशन जो बोलते हैं हम लोग जिसको, वो अगर ज़्यादा रहा तो वो उसको डूबने भी नहीं देगा। ये एग्जाम्पल हमें काफ़ी जगहों में देखने मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी ले लीजिए आप, पतली सी एकदम, और उस लकड़ी को जब आप किसी पानी पे ऐसे फेंकेंगे तो वो क्या होगा, वो डूबता नहीं है, वो ऊपर तैरने लग जाता है। तो वो तैरने का रीजन क्या है? ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण उसको डूब जाना चाहिए था, पर वो डूबता नहीं है। और उसे सपोर्ट कौन करता है? उसे सपोर्ट करता है सरफेस टेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सरफेस टेंशन से पहले हम लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका सरफेस टेंशन आपको है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो आप लोग ने अगर मार्केट से कभी गोंद को अगर खरीदा है, ठीक है, फेविकॉल हो गया, इस टाइप का कोई भी चीज जो जोड़ने वाली चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर में लिखा रहता है एडहेसिव फोर्स। तो वो एडहेसिव गोंद भी लिखा रहता है, इस टाइप से बोलते हैं उसको। तो वो क्यों लिखा रहता है तो समझिए। कोहेसिव सबसे पहले और एडहेसिव। तो कोहेसिव का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जो मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो अगर मान लीजिए ये मार्कर है, तो देखिए ये प्लास्टिक है यहाँ पास में, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तभी तो ये हमको एक पूरा का पूरा पार्ट मिल रहा है। या फिर हमारा स्किन ले लीजिए, ये पूरे के पूरे जुड़ा हुआ है, ये भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसको हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है, सेल्स पे मॉलिक्यूल। तो ये भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और इनकी प्रॉपर्टी, सबके सेल्स की प्रॉपर्टी, सबके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी सेम है और वो हर कोई एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। तो कोहेसिव क्या बोलता है? अगर सेम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, सेम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है और इसमें अट्रैक्शन है, ठीक है। ये थ्योरी मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, इसके ऊपर मैंने नोट्स बनाया, आपको आराम से डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, उसमें से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, ये थ्योरी को आप लिखिएगा नहीं। सम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, अट्रैक्शन फोर्स जो हमको मिलेगा किस पे? सेम मॉलिक्यूलर पे, सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे पानी से, मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखता है, और जब हम पानी को किसी भी जगह में गिराते हैं या किसी ग्लास में ले लेते हैं या कहीं पास में भी देखते हैं, तो हमको एक मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देता, कि पूरा पूरा लिक्विड हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखता है। ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, यहाँ वाला ये अट्रैक्ट करके रखेगा, यहाँ वाला ऐसे अट्रैक्ट करके रखेगा, ये नीचे वाला इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। इस टाइप से ये अट्रैक्ट करके रखता है। और जब अगर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अगर सेम है, ठीक है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगा, तो ऐसे फोर्स को, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स हमें मिल रहा है यहां पास में, तो ऐसे अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक। अब आते हैं एडेसिव, जो कि हमें मार्केट में दिखाई देता है, जिसे हम गोंद के रूप में बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को अट्रैक्ट करके रखता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को अट्रैक्शन करता है।
अब इसको केमिकल कंपोजिशन से ऊपर नीचे चेंज किया जा सकता है। तो आपने मार्केट में देखा होगा कि अलग अलग टाइप के गोंद आते हैं। कोई किसी गोंद का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, किसी का बहुत ही कमज़ोर होता है। ये डिपेंड करता है, आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि फेविस्टिक है, या फिर जो हम लोग कागज़ चिपकाते हैं, जिससे हम लोग फोटोज़ चिपकाते हैं किसी भी रिज्यूम या किसी भी चीज़ पे, तो उस टाइप के भी एडेसिव फोर्स होते हैं। फिर उसका फेविकॉल ले सकते हैं, जिससे लकड़ी चिपकाया जाता है। ऐसे भी होते हैं जो आयरन को चिपकाने के काम आते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे आपको गोंद मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो एडेसिव फोर्स किस टाइप का है, कितने उसके अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स कितना ज़्यादा है। पॉइंट ये है कि एडेसिव क्या है, एडेसिव का मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन मिले। ऐसा हो सकता है कि आप एक कागज चिपका रहे हैं एक लकड़ी पे, तो मान लीजिए कि ये आपका पेपर का मॉलिक्यूल है, मतलब कि वुड, पेपर तो मॉलिक्यूल उससे बनता है, वुड से। और इसको मान लीजिए कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब पानी को अगर आप पेपर पे गिलाएंगे तो वो क्या होता है, गीला हो जाता है। तो मतलब कि गीला होने का मतलब क्या है, गीला होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है इसके साथ में अच्छे से अट्रैक्ट हो गया है। तो हम करते क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा बारीकी से। अब यहाँ पास में मान लीजिए कि ये पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप से, ठीक है, और ये अच्छे से जुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर में मैंने पानी ऐसे गिरा दिया और इसका अट्रैक्शन अच्छा हो गया ड्यू टू द एडेसिव फोर्स के कारण। ठीक है, बिना गोंद हमारा काम हो गया। अब ये गिर गया यहाँ पास में और ये इससे से अच्छे से चिपक गया, तो हमारा जो पेपर है वो गीला हो गया। ठीक है, अब हम इसको, मैं चाहता हूं कि ये इसको मैं हटा दूं यहां से। ठीक है, क्या करूं, ये मॉलिक्यूल को इससे अट्रैक्ट, मतलब इसमें क्या करूं कि ये मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्टिव फोर्स खत्म कर दे। तो हम क्या करें, तो देखिए इसके, ये जो देख रहे हैं इसका एक सरफेस बना हुआ है यहाँ पास में। ठीक है, और ये लिक्विड इसके साथ में ऐसे चिपका हुआ है। अब इसके पास एनर्जी है। अब एक चीज का हमेशा आप याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम के पास में अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, क्या आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी अगर आती है तो वो सब कुछ छोड़ के वहां से चला जाएगा। किसी भी चीज से अगर वो जुड़ा है और उसके पास में अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो वो क्या करेगा, उस जगह को तोड़ देगा, ये अट्रैक्शन को तोड़ देगा और चला जाएगा, वहां से फ्रीली मूवमेंट करना लग जाएगा। हर कोई मॉलिक्यूल, हर कोई एटम चाहता है कि मैं फ्रीली घूम सकूं, ये एक नेचर है। ठीक है, जैसे हम लोग इंसान लोग हैं तो हम लोग को भी कोई अगर कोई ज्यादा बांध के रखे तो होता है ना कि सब तोड़ ताड़ के हम बस घूमने निकल जाए, फ्री कर ले अपने माइंड को। वैसे ही कुछ नेचर समझ लीजिए इसका भी। अगर मैं इससे फ्री कराना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं एक आयरन लेता हूं, आयरन मतलब कि जो प्रेस होता है, और उसके पेपर के ऊपर में हल्का सा घुमाता हूं। ठीक है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो वो गर्मी के कारण, ये हीट के कारण इस वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलता है और वो वाटर मॉलिक्यूल आपका ब्रेक हो जाता है और गैस के फॉर्म में वो वेपोराइज्ड होके ऊपर चला जाता है। और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो वो इस पेपर को छोड़ दिया और यहां से चला गया और ये फिर से वेट हो गया। मतलब जो ये वेट था वो फिर से क्या हो गया, ड्राई हो गया। बस इतना सा तो है ये। तो अगर एक्स्ट्रा, इसको ध्यान दीजिएगा, एनर्जी की बात मैंने क्यों बोला है, तो अगर इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, तो ये इससे चिपका रहेगा, और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये इसको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, एक चीज को आपको ध्यान रखिएगा। अभी सरफेस टेंशन पे ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो आई होप आपको कोहेसिव और एडिसिव समझ में आ गया होगा। अब चालू करते हैं मेन टॉपिक, सरफेस टेंशन। ओके, तो जगह बना लेते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट हमारा है सरफेस टेंशन। देखिए इसमें कोई डेरिवेशन अलग से नहीं है। सरफेस टेंशन एक्चुअल में टोटली थियोरेटिकल पार्ट है, उसे समझने वाली चीजें हैं ये सब में। ठीक है, तो समझने वाली चीजें इसमें थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको। अभी सरफेस टेंशन को समझते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में कोई एक फ्लूइड को डाल देना है। पानी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका आपको सरफेस टेंशन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, जिसको विस्कोसिटी ज्यादा है, तो ऑयल लेंगे तो ज्यादा मोटा मिलेगा आपको परत। अब यहां पास में क्या करना है, सरफेस के ऊपर में एक निडल रख दीजिएगा। बहुत लोग इसको इमेजिनरी लाइंस के हिसाब से भी समझाते हैं, पर हम लोग प्रैक्टिकल चीज ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पास में एक निडल है
जो कि A और B है, ठीक है। तो होगा क्या, इस निडल को जब मैं इस लिक्विड के ऊपर में रखूंगा तो ड्यू टू द ग्रेविटी ये क्या करेगा, इस लिक्विड पे ऐसे डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा और ये अंदर डिप करने की कोशिश करेगा, जैसा कि नॉर्मल बिहेवियर में होता है। अब यहां के जो मॉलिक्यूल है सरफेस के, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स अच्छे से अट्रैक्ट हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये निडल का जो फोर्स है, मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स से कम हो जाए, ओके है। अब अगर ये अट्रैक्शन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स से कम हो गया तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये अट्रैक्शन फोर्स इससे ज्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं तो क्या ये इसको नीचे जाने देगा, नहीं देगा। और ये जब इसको नीचे जाने नहीं देगा तो होगा क्या कि ये ऊपर तैरने लग जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि इसका फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। अब बढ़ाने के कारण क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स पे दबाव पड़ेगा। अब जब इस पे दबाव पड़ेगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स तो बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है और इस पे दबाव भी पड़ रहा है, ठीक है। जब इस पे दबाव पड़ेगा तो ये हल्का स्ट्रेच होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये हल्का सा स्ट्रेच होगा। समझ लीजिए ऐसा है कि मैग्नेट है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से दूर कर रहे हैं, फिर भी इस पे अट्रैक्शन तो बना हुआ है, ठीक है। भले ये दूसरे से अलग हो रहा है पर अट्रैक्शन तो बना हुआ है, तो एक लिमिटेड टाइम तक इसका वैल्यू रहता है, ठीक है। वो वैल्यू कितना रहता है, तो वो वैल्यू 10⁻⁹ मीटर के आसपास में रहता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज। इससे ऊपर जाएगा तो वो अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इस पे अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है, ये इसको डेप्थ में कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से खिंचा रहा है और ये खिंचाएगा तो इससे बोलते हैं टेंशन। जैसे समझ लीजिए कि कोई अगर रबड़ ले लें और उस पर दबाव करे तो ये इधर से खिंचाता है, ये इधर से खिंचाता है, तो ये खिंचाता है तो इसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं ना, कि इस वाले रबड़ पे जो रबड़ ले रहे हैं इस पे टेंशन मिल रहा है। वही टेंशन को हम अगर मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, किसी फ्लूइड की बात करें, किसी लिक्विड की बात करें, तो वही टेंशन क्या बन जाता है, वही टेंशन सरफेस टेंशन बन जाता है। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो इसे समझा क्या जाए कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा है। ये निडल को जब इस सरफेस पे रखेंगे, दबाव पड़ेगा, तो देखिए इस टाइप से, मैं आपको कॉपी के थ्रू समझाता हूं। देखिए ये हमारा सरफेस है और ये मार्कर मेरा निडल है, ऐसे मैंने रख दिया। जब मैं इसको रखूंगा तो इधर के जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं, देखिए इस टाइप से, इधर के जितने भी मॉलिक्यूल नीचे वाले और ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल नीचे वाले, जब मैं इसको ऐसे दबाऊंगा तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे ये वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट रहेगा, तो ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा, कोशिश करेगा कि ये नीचे ना जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स इस पे लगाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या करेगा, इस पे अपोजिट पे ऐसे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और ये वाला इस साइड में अट्रैक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा और ये अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स बोल रहे हैं, ये जो मार्कर है, जो ये निडल हम ले रहे हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स मॉलिक्यूल्स पे परपेंडिकुलरली लगाएगा। क्या करेगा, परपेंडिकुलरली ऐसे फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स ऑफ लाइन होगा वो टेंजेंशियल होगा। क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस। देखिए इस टाइप से, अगर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहां पास में अगर मैं मार्कर को ऐसे रख दूं, थोड़ा सा डेप्थ हो जाए, तो ये क्या करेगा, इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। तो इसको मैं अगर ऐसे 2D फॉर्म पे लूं, ठीक है, 2D फॉर्म पे लेके दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि ये ऊपर में ऐसे रख दिया है मैंने निडल को, तो अब जब निडल को रख दिया मैंने, तो ये फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, देखिए इस टाइप से, ठीक है। इधर के दुनिया भर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको धकेलेंगे इधर,
और ये वाले इसको इधर धकेलेंगे, और ये जो आपका मार्कर है या जो निडल है आपको इस पे फोर्स लगेगा, और इधर के मॉलिक्यूल पे ये जो लाइन ऑफ फोर्स दिख रहा है ये परपेंडिकुलर प्लस टेंजेंशियल रहेगा टू द सरफेस। ये देखिए ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस पे ये आपका ये सरफेस है, तो इस पे टेंजेंशियली ऐसे बनेगा फोर्स हमारा जो बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। और इस मॉलिक्यूल्स पे कैसा बनेगा, ये परपेंडिकुलरली ऐसे लगेगा। ओके, तो यही हमारा क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, ठीक है। तो जितना बड़ा भी ये निडल होगा, जितना बड़ा भी ये निडल होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगाएगा ये मॉलिक्यूल्स, या सरफेस पे टेंशन आएगा उतना ज्यादा। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल होगा, जो भी इसका लेंथ होगा। ओके है। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाया जाएगा तो हमें मिलेगा एस, सरफेस टेंशन, और ये बनेगा एल। तो एस क्या रहेगा, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, जो कि फोर्स अपॉन लेंथ रहेगा। ठीक है, वो फोर्स कौन सा रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स रहेगा आपका, जो कि सरफेस के टेंजेंशियली रहेगा। टेंजेंशियल किसके रहेगा, सरफेस के टेंजेंशियली रहेगा। ठीक है, अब फोर्स कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर फोर्स टू द ऑब्जेक्ट रहेगा। जो ये निडल है आपका इसके परपेंडिकुलर में ऐसे करके रहेगा। ओके है। लेंथ क्या है, जो भी लेंथ आप निडल पे ले रहे हैं वैसे इसे इमेजिनरी लाइन से भी कंसिडर किया, जितना भी आपका लेंथ हो जाए। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ओके है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसके लेंथ को बढ़ा दूं, मान लीजिए कि क्या करूंगा मैं, इसके लेंथ को बढ़ा दूं, तो सरफेस टेंशन के साथ में क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, तो अगर ये छोटा सा पीस है तो इस पे सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा। अगर लेंथ घटाऊंगा मैं तो सरफेस टेंशन इस छोटे से पीस को ज्यादा मिलेगा। पर अगर मैं इसकी साइज को ऐसे बढ़ाते जाऊं तो मॉलिक्यूल कितना तक रोकेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर ही सिर्फ है। ठीक है, अगर यहां पास एक मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल अपने आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल के सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁹ मीटर का ही रेंज को बना के रखता है। फिर अगला मॉलिक्यूल पे जाएगा, फिर अगला मॉलिक्यूल पे जाएगा, मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो है वो अगले मॉलिक्यूल से सिर्फ इतना रेंज बनाएगा, फिर ये अगला मॉलिक्यूल दूसरा रेंज बनाएगा, ये तीसरा मॉलिक्यूल बनाएगा। अब जरूरी तो नहीं है ना कि ये सरफेस टेंशन कैसा है, सरफेस टेंशन मतलब कि ये मॉलिक्यूल वाला, फिर ये मॉलिक्यूल वाला, फिर ये मॉलिक्यूल वाला, कुल मिला के जब इसमें ज्यादा दबाव पड़ेगा, समझ लीजिए कि इसकी लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो इस पर ज्यादा दबाव आना पड़ेगा किसी अब सरफेस पे, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी हम बोल सकते हैं। तो ज्यादा दबाव अगर पड़ेगा तो सरफेस, इस अट्रैक्शन फोर्स से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन तो कम ही होने वाला है। ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, कौन से फ्लूइड को आप ले रहे हैं, चाहे आप हनी ले लीजिए, चाहे आप वाटर ले लीजिए, चाहे आप ऑयल ले लीजिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू को ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल में समझते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ सरफेस टेंशन। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा है, इसको समझिएगा आप। टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ सरफेस टेंशन। मान लीजिए कि दिस इज अवर कंटेनर और हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहां पास में हमारा लिक्विड है। तीन टाइप का हम पॉइंट्स को लेंगे। पहला पॉइंट ये बोलता है आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए जो कि ए मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? ए मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल अपने आजू बाजू में 10⁻⁹ मीटर के एरिया में क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। तो जहां पास के मॉलिक्यूल, यहां का मॉलिक्यूल, यहां के मॉलिक्यूल, यहां मॉलिक्यूल को सबको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सबको अट्रैक्ट करेगा। देखिए, इसको इधर से खींचा, इसको इधर से खींचा, इसको इधर से खींचा, इसको इधर से खींचा, और इन सभी का जो नेट फोर्स रहेगा क्या रहेगा? ए के लिए ना, यहां लिख देता हूं मैं, ए के लिए जो नेट फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल लेते हैं यहां पास में, इस टाइप से। ये आपका सेंटर हो गया मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब समझिएगा,
इसका मैक्सिमम पार्ट आपका डाउनवर्ड है, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट इसका डाउनवर्ड में है और बहुत ही थोड़ा सा पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ में इस मॉलिक्यूल का है। तो इस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम पार्ट डाउनवर्ड की तरफ है, तो ये अलग मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा इधर वाले को, और ये वाला क्या करेगा, एयर के साथ में भी संपर्क बनाएगा, ठीक है। पर हम सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस के लिए बात करेंगे हम। बाकी ये जो बचा हुआ एरिया है ये क्या करेगा, इसके आजू बाजू जितने मॉलिक्यूल्स हैं इसको पास करेगा, इस पे अपनी एनर्जी को, मतलब इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बी वाले पे मैक्सिमम जो पार्ट है वो डाउनवर्ड की तरफ है, तो अट्रैक्शन फोर्स डाउनवर्ड की तरफ ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लार्ज रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अपवर्ड, ठीक है। अब आते हैं सी पे। इस पे एक और चीज समझिएगा, होता क्या है, अब ये एनर्जी की बात है। देखिए इस वाले पे जो एनर्जी है, ए वाले पे जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा रहने वाला है, एवरेजली सेम रहेगा। किसके लिए, सभी मॉलिक्यूल का, कहीं पास में भी अगर मैं मॉलिक्यूल को ले दूं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी लिया जाता है, जिसके कारण वो सबको अट्रैक्ट करके रखा है, मेन काम एनर्जी का ही आता है, फोर्स में भी सब में एनर्जी भरा हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सभी मॉलिक्यूल का आपको सेम मिलने वाला है। यहां पास में आपको उतना पता नहीं चलेगा, मेन आपको चीजें पता चलेगी इस जगह पे, सरफेस पे आपको इसको ज्यादा दिखता है। अभी देखिए इसका कुछ पार्ट ये सरफेस का बाहर है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। देखिए तो अपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो डाउनवर्ड नेगेटिव, सॉरी नीचे आए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो अपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये इसको काउंटर बैलेंस करेगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, ठीक है। काउंटर बैलेंस करने के बाद में अब इसका एनर्जी देखिए, ये अपवर्ड में आपको थोड़ी सी एनर्जी जो है ये ज्यादा मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी ज्यादा, इसका ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब इसका कुछ पार्ट ये बाहर में है, ठीक है, ये बाहर में होने के कारण ये एनर्जी को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा अपने इस वाले मॉलिक्यूल की। इसके पास तो मॉलिक्यूल्स है ही नहीं ना, तो मॉलिक्यूल्स नहीं है अगर इसके पास में वाटर मॉलिक्यूल या जो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को स्प्रेड करेगा इन मॉलिक्यूल्स के पास में, और उसकी एनर्जी एक्सपैंड होना चालू होगी क्योंकि उसको जगह मिल गया ज्यादा। अब एनर्जी इसको ज्यादा मिलेगी, तो पर क्या होता है कि ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को एवरेज आउटली सेम करने की कोशिश करेगा। तो ये एनर्जी क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण इन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, देखिए ये वाला मॉलिक्यूल जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इन मॉलिक्यूल्स पे जो खिंचाव मिल रहा है उसमें एक सरफेस टेंशन बनेगा। इसके कारण क्या बनेगा, सरफेस टेंशन बनेगा, और सरफेस टेंशन के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स बिखर रहे थे ये अपनी जगह को छोटा करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इसको अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा। छोटा क्यों करने की कोशिश करेगा, बिकॉज की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, एक सेम लेवल पे लेके आना है, ठीक है। बस इतना सही है इस पे, और ये चीजें हमें देखने मिलती है जब आप किसी भी सरफेस पे, समझ लीजिए कोई अलग टाइप का मॉलिक्यूल को ले आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक फेनोमेनन है, मैं आपको बाद में बताता हूं, उसके एप्लीकेशंस के हिसाब से आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल में ये समझिए कि ये जो एनर्जी है ये स्प्रेड करेगा इधर उधर। अब एनर्जी बढ़ेगी तो ये छोड़ के जा सकता है ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल को जब देगा तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, छोड़ के जा सकता है, पर ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बैलेंस करने के लिए ये अपने एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा कि नहीं, ठीक है। तो कम एनर्जी करने के लिए ये एक दूसरे को ऐसे खींच लेगा। जब ये इसको खींचेगा तो इसकी ऑटोमेटिक एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को छोड़ के नहीं जा पाएगा, और इसके कारण टेंशन जो मिल रहा है वो सरफेस टेंशन हमारा बनता है। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर ये मॉलिक्यूल को आधा बाहर रख दिया जाए और आधा डाउनवर्ड की तरफ रख दिया जाए, सेंटर यहां बनाया जाए, देखिए ये अट्रैक्शन फोर्स, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन बना रहा है, ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, एयर मॉलिक्यूल के साथ हम नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहां का एनर्जी ये आधा बाहर में है अपवर्ड और आधा डाउनवर्ड है सी के लिए, ठीक है। हाफ डाउनवर्ड है मॉलिक्यूल और हाफ अपवर्ड है, ठीक है। तो नीचे वाले एक्चुअल में ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ज्यादा है, पर अपर में भी है, कुछ आधा पार्ट इसका ऊपर में है। अब आधा पार्ट क्या करेगा, इसको वेल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये आजू बाजू वाले एरिया में, ठीक है। इसके बाजू के जितने भी पार्टिकल इसको करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इस पे ये बाजू वाले को देगा तो इसकी एनर्जी सरफेस पे बढ़ जाएगी, इस पे तो ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, पर जब से सरफेस पे ज्यादा एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा। पर करना क्या है, इसको अपने पोटेंशियल एनर्जी को एवरेज आउट करना है। तो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल जब एनर्जी मिलेगी तो इसको ये अट्रैक्ट कराएगा, ठीक है। अब जब ये इसको अट्रैक्ट कराएगा तो ये सरफेस, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन के कारण क्या बनेगा, सरफेस टेंशन, ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बारीकी से और समझते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि यहां पास में मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऐसे एक परत बनाता हूं जो कि एक सरफेस टेंशन आपका बना रहे, एक सरफेस आपका बना रहे हैं, ठीक है। और इस पे अगर मैं ऑयल ड्रॉप ऐसे गिराऊं और उस ऑयल ड्रॉप में काफी सारे ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस पानी पे ऐसे पड़ेगा। अब ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल के यहां पास में जो सरफेस टेंशन बना हुआ है, इसका अट्रैक्शन फोर्स इतना तगड़ा है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पास में ऑयल के जो मॉलिक्यूल है वो जब ऐसे फैलेगा, इस जगह पे जो गिरेगा ऑयल ड्रॉप, उसके मॉलिक्यूल ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, देखिए इस टाइप से। और इन दोनों के बीच में यहां पास में जो हम निडल ले रहे थे उसके जगह आप मान सकते हैं कि इसकी एक परत जम जाएगी, और इसके सरफेस टेंशन के कारण ये ऑयल इसकी नीचे ही नहीं जा पाएगा। और ये कारण है कि जो ऑयल है वो पानी में ऐसे डिप नहीं होता, ठीक है। मतलब आप जैसे ऑयल को पानी में डालेंगे तो वो क्या ऊपर तैरने लग जाता है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। दूसरा एक कारण और है कि आप इसको भी जानते होंगे कि जो पानी है वो ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता। तो इसका रीजन एक क्या है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि जो अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स है वो इसके साथ में, ऑयल के मॉलिक्यूल के साथ में और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स ही नहीं बनता है, ठीक है। ना ये एडेसिव फोर्स बनाते हैं ना ये कोहेसिव फोर्स बनाते हैं। जब इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं बनता है तो ये एक साथ में रहने वाले भी नहीं है, और जब ये एक साथ नहीं रहेंगे तो देखिए ये इजीली सेपरेट हो सकता है, एकदम आराम से सेपरेट हो सकता है। और ये आप इसको रियल लाइफ में देखे भी होंगे कि आप ऑयल को पानी से बहुत ही इजी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है एक चीज और कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कितना अट्रैक्शन बनाता है, डिपेंड ये करता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा अट्रैक्शन इसके साथ में बनाए गए। अब मान लीजिए कि पेपर ले रहे हैं हम लोग, और पेपर पे अगर पानी को डाल दिया जाए तो पेपर पानी के साथ में अच्छा अट्रैक्शन बनाता है, तो उसे निकाल पाना इतना आसान नहीं है। ऑयल भी पेपर के साथ में अच्छा अट्रैक्शन बना के रखता है। अब इसको समझिए कि पानी है, पानी को मैं किसी आयरन के ऊपर मैं ऐसे रख दूं और इसको ऐसे कपड़े से पोंछ दूं तो उसका अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद ही उसको आप पानी को ऐसे हटाएंगे तो वो आराम से हट जाता है किसी भी सरफेस पे। मतलब कि सरफेस टेंशन की ही बात है मेन यहाँ पास पे, कि जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो कितनी तगड़ी है सरफेस पे, ठीक है। अंदर पे नहीं जाएंगे हम लोग, अंदर पे जाएंगे तो अलग किस्सा हो जाएगा वहां पास में, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस की ही बात कर रहे हैं। आई होप आपको अभी सरफेस टेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आएगा या ऐसा एप्लीकेशन आपके नजर में आएगा, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बना देते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ देखते हैं, कुछ फेनोमेनन्स कि हमारे आम जिंदगी में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखे, तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम सरफेस टेंशन को थोड़ा और अच्छे से डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। ओके, तो सब फेनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन, तो हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला एकदम इजीएस्ट एग्जांपल कि अगर हम कोई ऐसे फ्लूइड ले लें, ठीक है, ये एक्चुअल में हम देखते हैं जो रियल लाइफ में उसको बता रहा हूं मैं आपको। और मान लीजिए कि यहां पास में आपने पानी डाला और एक लकड़ी ले लीजिएगा, आप कोई भी पतली सी लकड़ी ले लीजिएगा, माचिस की तिल्ली सबसे बेस्ट रहेगी मेरे को लगता है, और उस लकड़ी को आप इस पानी पे ऐसे फेंक के देखिएगा, यहां पास में ऐसे डालिएगा स्टिक को, ठीक है। तो जब वो आप उसको डालेंगे तो वो सरफेस पे ऐसे तैरने लग जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को ये जो इसलिए तैरता है और तैरने के कारण इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन यहाँ पास में अप्लाई हो रहा है। इस फ्लूइड को आप चेंज भी कर सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, हनी भी ले सकते हैं,
ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लूइड को ले रहे हैं, और अलग अलग फ्लूइड पे इसको आप चेक करके देखिएगा। और इस पे एक्सपेरिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं कि पानी पे अगर लकड़ी को डालेंगे तो क्या होगा, फिर ऑयल पे डालेंगे तो क्या होगा। अब ये लकड़ी के जगह में इसको जगह नीडल रख लीजिए, नीडल को पानी में डाल के देखिए कि सरफेस टेंशन बन रहा है कि नहीं। ऑयल डालिए, ऑयल पे फिर देखिए, थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, ज्यादा बर्बाद मत करिएगा, बहुत मार खाएंगे घर में, ठीक है। तो ज्यादा बर्बाद करेंगे तो समझ रहे ऑयल कितना कीमती हो गया है। तो ऑयल डाल के फिर उसके बाद देखिएगा कि जो निडल है वो क्या नीचे जा रहा है, कि सरफेस टेंशन आपको ज्यादा मिल रहा है ऑयल पे। फिर हनी का देख लीजिएगा, हनी पे निडल को रखिएगा, तो ऑब्जेक्ट को चेंज कर करके बाद में देख सकते हैं। प्लस इसका एरिया को भी आप चेंज करके देखिएगा कि अगर बड़ा सरफेस ले रहे हैं और उसको पानी में डालें तो क्या असर दिख रहा है हमको सरफेस टेंशन पे। फिर ठीक है, ये एरिया वाला खेल है, उसको हम सरफेस एनर्जी में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम सरफेस एरिया, जो ये एरिया का जो बात है वो सरफेस एनर्जी का एक्चुअल में खेल है, ठीक है। सरफेस टेंशन तो है ही, प्लस सरफेस एनर्जी भी है, और सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन से रिलेट होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था छोटा सा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, समझिए, मान लीजिए कि मैंने कंटेनर ले लिया और यहाँ पास में साबुन का, सोप का एक लिक्विड बनाया, ठीक है। और पहले पानी ले लिया और फिर उसका हल्का सा सोप का लिक्विड बनाया। अब क्या किया, एक तार लीजिए और उसको ऐसे गोल से ऐसे राउंड करके रख दीजिए, ठीक है। अब जब गोल से ऐसा करेंगे तो यहाँ का जो सोप का जो लिक्विड है, ठीक है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मतलब उसका जो शेप है वो उतना अच्छे से आपको नहीं मिलेगा। करना क्या है, आप थोड़े से ऐसे, ये जो क्या बोलते हैं आपका धागा बोल सकते हैं, धागा को इस टाइप से ले लीजिएगा और इसको ऐसे रख दीजिएगा उसके तार के अंदर में। तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि जो सोप है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वो ये इररेगुलर शेप में ऐसे अगर सोप होगा तो थोड़ी देर बाद जैसे ही इसको वेट को आप क्या बोलते हैं, ये धागा जो रखा गया है, ठीक है, धागा जो रखा गया है, ये आपका कुछ सर्कल का शेप ऐसे ले लेगा। और ये आपको देखिए, ये सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं। ये सरफेस टेंशन के कारण एक सर्कल का शेप बनाएगा यहाँ पास में। जैसे ही धागा को रखे तो ये इररेगुलर शेप में जो था, ये ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण ये एक दूसरे से, देखिए ये मॉलिक्यूल एक दूसरे सरफेस टेंशन बनाएगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाता है सर्कल। तो जब भी कोई भी चीज अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा तो उसका शेप कुछ ना कुछ सर्कल के जैसा दिखाई देता है। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है रेन ड्रॉप। जब पानी की बूंदें ऊपर से ऐसे गिरती हैं तो कुछ ऐसा शेप रहता है, ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण इसका यहाँ वेट ज्यादा रहता है। देखिए ये पानी की बूंद ऐसे ऐसे गिर रही है और कुछ ऐसे टाइप से ये दिखाई देता है। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इस पानी की बूंद जैसे जैसे छोटी होती जाएगी, ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी पानी की बूंदें छोटी होती जाएंगी तो अब ये सरफेस, ये पानी की बूंद है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करना चालू करेंगे। और जब ये अट्रैक्ट करना चालू करेंगे तो वो पानी की बूंद जो है वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल के फॉर्म में बन जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है मार्बल्स। आप देखे होंगे छोटे छोटे जो मार्बल्स आते हैं, विलेज एरिया में इसको ज्यादा देखने मिलता है, सिटी एरिया में कम मिलता है। तो लोग जो गोट, इसको हिंदी में नॉर्मली हम लोग अपने ओन लैंग्वेज में गोटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी रिलेशन कुछ ऐसी, जब उसको बनाया जाता है तो एक्चुअल में वो ग्लासेस रहते हैं और लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और उसको ऊपर से ऐसे गिराते हैं और ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण जब उसको ऐसे गिराया जाता है तो वो एक सर्कल के फॉर्म में पड़ता है। और सर्कल जैसे ही बनता है तो उसके टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है, और जैसे ही इसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो जो गिलास है जो लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मार्बल है हमें वो एक सर्कल के फॉर्म में दिखाई देता है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एक और एग्जांपल है ग्रास हॉपर, या फिर ऐसे जीव जंतु जो कि पानी में आराम से ऐसे लैंड कर जाते हैं और पानी में नहीं डूबते हैं, तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पास में, क्योंकि उनका जो पैर होता है वो काफी देखिए चौड़ा चौड़ा रहता है और उसमें भी ऐसे डंक ऐसे निकला रहता है, तो वो क्या सरफेस ज्यादा बनाते हैं। अब ज्यादा एरिया बनाते हैं यहाँ पास में, और इसके बाद देखिए कुछ इस टाइप से इनका पैर रहता है, और इसके कारण यहाँ पास में जो सरफेस है उसके कारण क्या हो रहा है, ये ज्यादा एरिया कैप्चर करते हैं। ये सरफेस टेंशन एक्चुअल में यहाँ पास में सरफेस एनर्जी से रिलेटेड थोड़ा सा हो जाता है ये। तो ये ज्यादा एरिया कैप्चर करने के कारण इस पे आपको सरफेस का जो एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एनर्जी ज्यादा बढ़ने के कारण ये इसको छोटा करने की कोशिश करता है, और जब ये इसको छोटा करने की कोशिश करता है
तो यहाँ पास में सरफेस टेंशन को वो इंक्रीज करता होगा। जब यहाँ पास में सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता होगा तो ये ग्रास हॉपर या जो भी आपका इंसेक्ट है वो पानी में नहीं डूब पाता होगा। इतना सिंपल सा है ये। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि पेंट ब्रश है जिसको आपने इंक या पानी में ऐसे डुबाया। ठीक है, जब आप इसको नीचे डुबाएंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और ये इसको खींचने की ऐसे कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपका जो ये इसके जो ये देख रहे हैं इस तरह से रेसे ऐसे फैल जाते हैं पानी में अंदर डालते टाइम पे। पर जब आप इसको ऐसे बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस टाइप से शेप में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब इसको आप बाहर निकालते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, पानी के अंदर में तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पर जैसे इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये पानी की बूंदे क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसे खींचना चालू करेगा, अट्रैक्शन, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स के कारण। जब ये इसको अट्रैक्ट करना चालू करेगा तो ये इसके जो ब्रश है इसे भी पानी के साथ में ऐसे खींच लेगा और ये जो आपका फैला हुआ है ये एक नोब जैसे ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसको भी आप अपने नॉर्मल घर में करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ आपके फेरोमोन्स थे सरफेस टेंशन के। अब एक और मैं आपको चीज बताता हूं, ये काफी मजेदार है और आपने इसको देखा होगा अपने घर के किचन में। करना क्या है, देखो, अगर यहां पास में एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर को यहां नीचे से हीट किया जा रहा है और इस पे पानी ऐसे रख दिया जा रहा है। ठीक है, दो कंडीशन लेंगे, एक पहला यह वाला और एक कंडीशन लिया जाएगा कि एक पानी लीजिए और इसको फ्रीजर में रख दीजिए तो ये कुछ ठंडा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको कि एक ऑयल ड्रॉप को यहां गिराना है और एक ऑयल ड्रॉप को आपको इस जगह में गिराना है। ये आपका कोल्ड वाटर है और ये आपका हॉट है। अब होगा क्या यहां पास में, समझिएगा इसको। सरफेस टेंशन का खेल कैसे एनर्जी से रिलेट होता है इसको समझिएगा। ठीक है, अब ये हॉट वाटर होने के कारण, क्या होने के कारण, इसका हॉट वाटर होने के कारण इसकी जो सरफेस टेंशन है ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। अब इसको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ये हीट ज्यादा हुआ। ठीक है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, सरफेस टेंशन कम है। अब सरफेस टेंशन इसका कम है, जैसे इस पानी को यहां गिराएंगे पर इसमें एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अब इसकी एनर्जी जब ये इससे टकराएगा, इस ऑयल ड्रॉप से टकराएगा, तो इसकी एनर्जी को भी रिलीज करेगा, इसकी एनर्जी को भी देगा, इस ऑयल ड्रॉप को भी एनर्जी देगा। जब इस ऑयल ड्रॉप को ये एनर्जी देगा और ये ऑयल ड्रॉप के जो मॉलिक्यूल्स है, इसको तो बड़ा बना देता हूं, इस ऑयल ड्रॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। मतलब अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ाने देना चाहता है और इसको एनर्जी ये दे रहा है यहां से। जब ये इसको अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ाने देना चाहेगा, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो होगा क्या, होगा ये कि ये ऑयल ड्रॉप जो है ये एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चीजें हमें दिखाई देता है। इसी चीज को अगर आप कोल्ड वाटर में डालेंगे तो कोल्ड वाटर में डालने के कारण इसका सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम हो जाता है। अब इसकी एनर्जी कम होगी तो इस ऑयल ड्रॉप को भी एनर्जी कम देगा। अब एनर्जी कम देगा तो ये ऑयल ड्रॉप इजीली आपका स्प्रेड हो जाएगा इस पूरे सरफेस पे। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब छोटा करने की कोशिश करता है और वो सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। इसको आप समझिएगा एक उल्टा तरीका में भी। देखिए, इसको तो आपने देखा ही होगा घर में। मान लीजिए कि ये ऑयल है आपका, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं और ये आपका गर्म हो रहा है इस जगह में ऑयल। अब ऑयल गर्म हो रहा है तो इसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या होगा, कम होगा। पर कम होने के कारण ये ऑयल हीट हो रहा है। ठीक है, ये ऑयल हीट होने के कारण क्या होगा, सरफेस टेंशन तो कम होगा पर इसकी पोटेंशियल, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। अब इसके पास में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। अब इसका बहुत ज्यादा एनर्जी है, जैसी आप यहां पास में पानी की बूंद गिराएंगे, क्या गिराएंगे, वाटर की जैसी बूंद गिराएंगे तो आपको एक छिटका सा मिलता है। मतलब इसमें जो पानी की बूंद गिराए ये तुरंत इसको फेंक देता है बाहर। आप देखे होंगे इसको। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप इसको गिराएंगे यहां पास में, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है वहां पास में, तो ये एनर्जी इस ऑयल को, इस वाटर के ड्रॉप को भी देगा और ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा। ये एनर्जी इसको दिया और ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है, ये शेप बना के रखना चाहता है। अब जैसे इसको ये देगा तो ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा। इसके छोटा करने के चक्कर में क्या होगा कि ये अपनी एनर्जी को
कम करने की, इसको एनर्जी दिया, ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेगा और ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में होगा। उसके बाद भी ये इसको कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहा है बिकॉज ऑफ द हीट। इसके पास में इतना ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी आ गया और ये इसको एनर्जी दे रहा है और ये फिर छोटे छोटे करने के कारण ये इसको ऐसे फेंक देता है बाहर और ये आपको नॉर्मल आपके जो आपका किचन है उसमें आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेनोमेनन्स थे आपके सरफेस टेंशन के। आई होप आपको अब सरफेस टेंशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आएगा सरफेस टेंशन के ऊपर में तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, इसका एक्चुअल में एक सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा सरफेस एनर्जी के ऊपर में। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा जो अगला वीडियो है उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ डाउट्स आपके मन में आ सकता है एनर्जी को लेके। तो वो एनर्जी का जो भी थोड़ा बहुत जो बच जाएगा, आपका कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हो पाएगा एनर्जी को रिलेटेड, वो हम सरफेस एनर्जी वाले फॉर्म में ज्यादा अच्छे से और क्लियर कर देंगे। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, पहले सरफेस टेंशन को अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।